सभी को नमस्कार है जी। तो स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन 11th 12th के साइंस के चैनल पे। लास्ट हमारा सरफेस केमिस्ट्री का जो कि लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी लायोफोबिक, लायोफिलिक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम बात करें तो हमारे पास एल्कोसोल आए थे, हाइड्रोसोल आए, एरोसोल आए। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल का साइज, जैसे कि मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटिव कोलाइड। तो ये सारे कोलाइड्स के टाइप हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को क्या बात करनी है? सबसे पहले तो आज बच्चों हम लोगों को बात करनी है एक बहुत ही स्पेशल टाइप के कोलॉइड की, जिसका नाम है इमल्शन। जैसा कि लेक्चर में बात हुई थी कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बात की थी कि कितने प्रकार के कोलॉइड्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमने एक कोलॉइड पढ़ा था इमल्शन, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों ही लिक्विड होते थे। तो आज हम उसी कोलॉइड की बात करने वाले विच इज इमल्शन। अब इमल्शन क्या होता था याद करेंगे तो इमल्शन पहली बात तो एक ऐसा कोलॉइड हुआ करता था या होता है जिसमें हमारा डिस्पर्स्ड फेज भी एक लिक्विड रहेगा और जिसमें हमारा डिस्पर्स्ड जो मीडियम है वो भी एक लिक्विड रहेगा। यानी हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम अगर दोनों के दोनों लिक्विड है तो ऐसे कोलॉइड को हम लोग इमल्शन बोलते थे। ये हम पढ़ चुके हैं। अब इमल्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, इसको शॉर्ट में हम वाटर इन ऑयल भी कह देते हैं। यानी कि पानी जो है वो तेल के अंदर घूम रहा है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉड लिवर ऑयल। कॉड एक मछली के लिवर में एक तेल होता है और उसमें तेल बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है कि वो एक ऑयल है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत पानी भी मिलता है जो कि कोलॉइडल फॉर्म में उसके अंदर बैठा होता है, विच बेसिकली मीन्स कि ऑयल जो है उसके अंदर वाटर है, जिसको हम वाटर इन ऑयल कोलॉइड यानी कि इमल्शन कह सकते हैं। यानी कि व्हेन वाटर इज द डिस्पर्स्ड फेज, यानी वाटर जो है वो डिस्पर्स्ड फेज होगा, वो घूम रहा होगा, वेयर एज जो ऑयल होगा वो डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। इसके एग्जाम्पल में बटर या फिर कॉड लिवर ऑयल हम लोग कह सकते हैं। बटर में भी ऐसा ही होता है बच्चों कि जो वाटर है वो ऑयल के अंदर घूम रहा होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, शॉर्ट में बोले तो ऑयल इज एक्चुअली प्रेजेंट इन वाटर, दैट मीन्स ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेज यानी वो कम अमाउंट में होगा और वाटर इज द डिस्पर्स्ड मीडियम यानी कि वो ज्यादा अमाउंट में होगा। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। हम सब जानते हैं मिल्क में बहुत सारे अमाउंट में पानी होता है और पानी के अंदर बेसिकली ऑयल, फैट्स वो सब घूम रहे हैं। तो ऑयल इन वाटर का एग्जांपल मिल्क है, लेकिन वाटर इन ऑयल के एग्जांपल में बटर और कॉड लिवर ऑयल वगैरह आ जाते हैं। लेकिन यार जब भी इमल्शन पढ़ते हैं या जब मैंने अपने स्कूलिंग में इमल्शन पढ़ा था तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, बहुत शायद आपके भी दिमाग में आया एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जा रहा है खासकर केमिस्ट्री में कि ऑयल और वाटर हमारे एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ कभी भी ढंग से बैठते नहीं हैं। दे आर एक्चुअली इमिसेबल लिक्विड्स। अगर मैं वो टर्म यूज करूँ तो ये इमिसेबल लिक्विड्स होते हैं, एक दूसरे के अंदर घुलते नहीं है, बैठते नहीं। तो फिर इमल्शन में ऐसा क्या हो जाता है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम ऑयल है, वाटर है और ये एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। Although not highly stable, not basically we are not saying कि emulsions are highly stable, but ये साथ तो बैठे हैं ना एटलीस्ट। अब ये साथ बैठे क्यों हैं? ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ बैठ कैसे जाते हैं? तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा इमल्सिफाइंग एजेंट। देखो पहली बात तो ऑयल और वाटर को एक साथ बैठना इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग एन इमल्शन बाय मींस ऑफ एन इमल्सिफायर। ये इमल्सिफायर कौन होते हैं? जो ऑयल और वाटर को एक साथ बैठाते हैं। अभी हम बात करेंगे इनकी। लेकिन ऑयल और वाटर का एक साथ बैठना इसे कहा जाता है बेसिकली इमल्सिफिकेशन। ऑयल और वाटर का एक साथ बैठना इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन और इन्हें साथ बैठाता कौन है? इमल्सिफायर। ये कैसे बैठाते हैं साथ? आओ बच्चों याद करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो शायद आपको याद हो कि जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक हिस्सा होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाला हिस्सा होता है हाइड्रोफोबिक, इसको पानी से नफरत होती है, और ये वाला हिस्सा होता है हाइड्रोफिलिक, इसको पानी से प्यार होता है। इस वाले हिस्से को पानी से नफरत होती है यानी कि ऑयल से प्यार होता है। तो अगर मैं ऑयल और वाटर के अंदर
ये सोप डाल दूंगा तो ये एक तरफ से किसको पकड़ लेता है, ऑयल को, और एक तरफ से किसको पकड़ लेता है, वाटर को। ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। अब सोचो छोटे छोटे पार्टिकल ऑयल और वाटर को अगर एक दूसरे के साथ चिपका देंगे तो क्या इमल्शन नहीं बन जाएगा? क्या ऑयल और वाटर एक साथ बैठेंगे नहीं? इसके और अब आप कहोगे सर आपने एग्जांपल दिया सोप का, वहां पे आप इमल्शन में कह रहे हो बटर, तो बटर के अंदर साबुन थोड़ी होता है। तो और भी तो इमल्सिफायर है ना, जैसे कि एमिनो एसिड। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में टर्म 1 में पढ़ा होगा एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स कौन होते थे? जिनके एक तरफ अमीन होता था और एक तरफ होता था कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाटर को पकड़ता है क्योंकि ये पोलर होता है, और वहीं पे अमीन जो है वो ऑयल को पकड़ता है क्योंकि वो नॉन पोलर होता है, और एज अ रिजल्ट ये ऑयल और वाटर को पकड़ के रखते हैं, अमीनो एसिड जिनको प्रोटीन बोलते हैं। तो बेटा यानी कि अगर हमें इमल्शन बनाना है तो हमें कोई तो चाहिए होगा जो ऑयल और वाटर को एक दूसरे के साथ चिपका के रखे, बैठा के रखे, एंड उन्हें कहा जाता है इमल्सिफायर्स या इमल्सिफाइंग एजेंट्स। जैसे कि सोप्स आ गए, एमिनो एसिड्स इनके एग्जाम्पल आ गए। चलिए जी, अब डीमल्सिफिकेशन। यार देखो, ऑयल और वाटर को एक साथ जबरदस्ती बिठाया गया है, ये तो आप समझते हो। अब जिनको जबरदस्ती बिठाया जाता है वो स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे? तो आंसर है वो अनस्टेबल होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जबरदस्ती बैठे हैं। अगर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की मदद से ये एक दूसरे के साथ बैठे हैं, किसी भी तरीके से इन इमल्सिफाइंग एजेंट्स को अगर हटा दिया जाए, किसी भी तरीके से इमल्सिफाइंग एजेंट्स यहाँ से अगर चले जाएं या टूट जाएं, तो ऑयल और वाटर आपस में वापस से अलग हो जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमल्सिफिकेशन। यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एन इमल्शन इनटू ऑयल एंड वाटर, इसके कहते हैं डीमल्सिफिकेशन। अब ऐसा करने के लिए या तो आप बॉयल कर दो, बॉयल करने से क्या होता है, ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड, ये टूट जाते हैं। तो इन्होंने ऑयल और वाटर का पकड़ा, भाई यही टूट गए, तो ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन, जोर जोर से घुमा दो, दूध में से मलाई अलग हो जाती है, बिकॉज जोर जोर से घुमाने पे भी ये अमीनो एसिड जो कि मिल्क में होते हैं, अमीनो एसिड्स मिल्क में है, एक तरफ से ऑयल को पकड़ते हैं, एक तरफ से वाटर को पकड़ते हैं, जोर जोर से घुमाओ तो टूट जाते हैं। या फिर कोई केमिकल एक्शन आपने सुना होगा, नींबू डाल दो, ये डाल दो, एसिड डाल दो, विनेगर डाल दो, टूट जाते हैं। तो डीमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ऑयल और वाटर को अलग कर देना। कैसे अलग करना? उनके बीच में जो इमल्सिफायर था उसको खराब कर दो, तोड़ दो, हटा दो, जिसके लिए मैकेनिकल एक्शन कर लो, केमिकल एक्शन कर लो, या फिर हीट कर लो, बॉयल कर लो। ठीक है जी, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इमल्शन। 1 नंबर का क्वेश्चन आने के इस साल चांसेस काफी है। डन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज का हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की हमारे पास 3 प्रॉपर्टी आने वाली है बेसिकली, जिसमें तीसरी वाली पे सबसे ज्यादा मेहनत हमें करनी है आज हमारा, मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स हम लोग 1 शॉट में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो भी हम लोग 1 शॉट में करने वाले हैं। उसके बाद बचेगी हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उसको भी शायद हम लोग 1 शॉट में ही करेंगे, एंड बाकी फिर हम ऑर्गेनिक के ऊपर बात कर लेंगे। ये चैनल थोड़ा लेट शुरू हुआ, केमिस्ट्री फिजिक्स तो मैंने आपको बताया वो हमारी सॉर्टेड है, केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा बात इसके बारे में करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के बारे में, जिसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज आने वाली हैं बच्चों। एक आने वाली है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम ऑब्वियसली बात है ऑप्टिकल नाम सुन के लग रहा होगा लाइट के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। फिर एक प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी मैकेनिकल, जिसमें हम मोशन के बारे में कुछ बात करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम लोग बिजली के बारे में, थोड़ी सी चार्ज वार्ज के बारे में बात करेंगे। यानी इस चैप्टर में हमारे पास कोलॉइड्स की 3 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आ रही है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है? आप सब जानते हैं कोलॉइड के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मक्खी आ गई थी, जो भी मक्खी मच्छर को मैंने मच्छी बोल दिया एक साथ, मक्खी मच्छर हुए, हाथ में दबाया फिर भी निकल गई, वाह। चलिए, मैं ये कह रहा था बच्चों कि हमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का क्या मायने हैं? यहाँ पे याद रखेंगे, कोलॉइड्स के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज होता है बच्चों, वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और याद करेंगे 9th क्लास कि अगर हमारे कंटेनर में पार्टिकल का साइज, ये पार्टिकल है, इसका साइज अगर 1 नैनोमीटर से बड़ा है, और अगर हम इसके ऊपर बच्चों एक टॉर्च से लाइट गिरते हैं, तो क्या होता है आपको पता होगा, जब लाइट इन पार्टिकल्स पे टकराती है
तो वो स्कैटर होती है, क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा है। अब पार्टिकल का साइज आपको पता होगा लाइट की वेवलेंथ के बराबर या बड़ा होना चाहिए। अब जो विजिबल रेज होती हैं अक्सर उनका जो साइज रहता है पार्टिकल का वो रहता है 700 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के आसपास, 900 मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम मांगे 600 से लेके 800 के बीच में। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, सबसे कम वायलेट का, लेकिन सबका वेवलेंथ मान के चलो 600 से 800 के बीच में। तो अगर मुझे इन कलर्स को आसानी से स्कैटर करवाना है तो मेरे जो पार्टिकल का साइज है वो भी 300, 400, 500, 600 ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल का साइज एग्जैक्टली वेवलेंथ जितना या उसके बड़ा होना चाहिए, आसपास भी चलेगा। मतलब 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 इतने नैनोमीटर में भी पार्टिकल का साइज है तो स्कैटरिंग हो जाएगी। और ज्यादातर कोलाइड्स के पार्टिकल का साइज इसी रेंज में रहता है। तो जब हम कोलॉइड से लाइट पास कराते हैं तो आपको पता होगा जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, और स्कैटर होने की वजह से लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेंडल इफेक्ट। यानी कि अगर हमारे पास 3 कंटेनर हैं, एक है सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, एक है सस्पेंशन जिनमें पार्टिकल का साइज 1000 से बड़ा था और इतना बड़ा था कि पार्टिकल नीचे ही बैठ गए, और एक है कोलॉइड जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में है और हमने उसके ऊपर लाइट मारी, तीनों के ऊपर लाइट मारी, तो कौन से वाले कंटेनर में लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाएगा? तो आंसर है इन दी कोलाइडल वाला कंटेनर, क्योंकि सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज 1000 से बड़ा है, पार्टिकल नीचे बैठ गए तो क्या ही टेंडल इफेक्ट करेंगे। लेकिन कोलॉइड में पार्टिकल नीचे भी नहीं बैठते और पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 1000 के बीच में भी है, एंड दैट इज वाई जब उन पर लाइट मारी जाती है तो वो क्या शो करते हैं? स्कैटरिंग, और उस स्कैटरिंग से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, विच इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। अब कह रहे हैं कि टेंडल इफेक्ट कब होता है, तो यानी कोलॉइड की एक यूनिक पहचान है टेंडल इफेक्ट होना, लाइट का पाथ विजिबल होना। पहला कंडीशन क्या है? The diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used। मैंने आपको ये बता ही दिया कि जो पार्टिकल है उसका साइज वेवलेंथ से बराबर होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। और अगला पॉइंट कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दोनों का अलग अलग होना चाहिए। सोचो, हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्टिकल का डिस्पर्स फेज का डिस्पर्स मीडियम के बराबर हो गया तो वो तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फिर तो वो इनविजिबल हो जाएगा और फिर वो स्कैटरिंग या टेंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें फर्क होना चाहिए ताकि पार्टिकल इंडिविजुअली दिखे। अगर मान लो मैं वाटर के अंदर आइस डाल देता हूं तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, एंड इन दैट केस फिर स्कैटरिंग का सवाल ज़्यादा पैदा होता नहीं, क्योंकि वो तो लाइट उसके पार चली जाएगी। या मैंने वाटर के अंदर मान लो ग्लास डाल दिया है ना, उस केस में बात हो जाती है। तो अच्छा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस इफेक्ट यानी टेंडल इफेक्ट इज एक्चुअली वॉज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। एक्चुअली वॉज यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप मान के चले यहाँ वॉज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई जगहों पे इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो अब तो हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई जो सीधा पार्टिकल का साइज बता दे हमें कितना है और पता चल जाए कि वो कोलॉइड है या ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन ठीक है, अभी भी कई जगहों पे हम लाइट वाला तरीका ही इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, मशीन नहीं है, लाइट मारी पाथ विजिबल हो गया तो ये कोलॉइड है, अदरवाइज नहीं है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगली प्रॉपर्टी यानी कि हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर मैं लाइट पास कराता हूँ एक कोलॉइड से तो उसके पार्टिकल का साइज जो कि 1 से लेके 1000 के बीच में है तो वो स्कैटरिंग यानी कि टेंडल इफेक्ट शो करेगा। डन है। अब हम बात करें ब्राउनियन मोशन के बारे में। एक्चुअली अब हम चल रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ये ब्राउनियन मोशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक साइंटिस्ट थे बहुत महान, रॉबर्ट ब्राउन। वो एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स जो कि फ्लावर्स के सेक्स सेल्स होते हैं उनको पानी में डाल के ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो कैसा बिहेव करते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं कि नहीं, उनका पॉलन न्यूक्लियाई अलग होता है कि नहीं। लेकिन जब उन्होंने पॉलन ग्रेन्स को पानी में डाला और पॉलन ग्रेन्स का साइज अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच वाले लिए, पॉलन ग्रेन्स अलग अलग साइज के होते हैं, उन्होंने लिए 1 से लेके 1000 के बीच वाले। मतलब इंटेंशंस वो नहीं थी, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। उन्होंने पॉलन ग्रेन को पानी में डाला तो जैसे पॉलन ग्रेन को पानी में डाला वो पॉलन ग्रेन क्या करने लगे, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो जिगजैग मोशन करने लगे। वो पॉलन ग्रेन इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागने लग गए, जिससे कि ये देखने को मिला कि पॉलन ग्रेन्स नीचे बैठ नहीं रहे हैं, वो तो जिगजैग मोशन कर रहे हैं।
अब ऐसा नहीं है उसके बाद इन्होंने इस मोशन को नाम ब्राउनियन मोशन दे दिया। इन्होंने और पार्टिकल्स लिए जिनका जो साइज था वो इसी रेंज में था जैसे कि पोलन ग्रेन्स का होता है, और वो रुके नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे और पार्टिकल्स लिए और फिर ऐसे और पार्टिकल्स उन्होंने डाले कहाँ पे, अगेन पानी के अंदर या किसी और सॉल्वेंट में, और वो सारे पार्टिकल जिनका साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में था वो क्या करने लगे, जिगजैग मोशन। तो दिस जिगजैग मोशन यानी ब्राउनियन मोशन में बी डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल उठता है कि इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो ये ब्राउनियन मोशन हो रहा है उसके फायदे क्या हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि ये ब्राउनियन मोशन होता क्यों है, पार्टिकल जिगजैग मोशन क्यों करते हैं, नीचे क्यों नहीं बैठ जाते, या फिर वो पार्टिकल्स एक ही जगह पे रुके हुए क्यों नहीं है, वो जिगजैग मोशन क्यों कर रहे हैं। तो वो जिगजैग मोशन क्यों कर रहे हैं, इसका जो कारण है वो अभी हम 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद देखेंगे। जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे तो बात करेंगे इसके बारे में कि जो पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मोशन क्यों कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी सवाल उठता है कि ब्राउनियन मोशन से फायदा क्या है। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा, 200 नैनोमीटर से बड़ा, 300 नैनोमीटर से बड़ा। अब इतने बड़े साइज के पार्टिकल्स को कहाँ बैठ जाना चाहिए था, नीचे बैठ जाना चाहिए था, लाइक सस्पेंशन। लेकिन पार्टिकल नीचे नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन। ऑब्वियस सी बात है। इस सवाल पे एक और सवाल मन में उठता है कि वो ब्राउनियन मोशन क्यों कर रहे हैं, सवाल तो ये भी है ना। लेकिन मान लो हमें इसका कारण मिल गया आगे 5 मिनट बाद कि ब्राउनियन मोशन क्यों हो रहा है, मान लो इसका कारण हमें पता चल गया, तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि ब्राउनियन मोशन के क्या फायदे हैं। पहला फायदा ये है, इट explains the stability of a colloid। ये कोलॉइड की बच्चों क्या बताता है, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ये एक्सप्लेन करता है कि कोलॉइड स्टेबल क्यों है और वो पार्टिकल्स उसके नीचे क्यों नहीं बैठते। सेकंड, ये जो मैं सेकंड कारण लिख रहा हूं ये आपको बिल्कुल भी अभी समझ नहीं आएगा, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, आप बड़े होके उसके बारे में जान पाओगे जब ये फॉर्मूला खुद आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू। आप सबको पता है एवोगाड्रो नंबर, यानी इट हेल्प्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 या 6.023 10 की पावर 23, जो भी कह लो एक बात है। लेकिन आप सबको पता है ये नंबर हमारी केमिस्ट्री में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और ये जो नंबर है जिसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ये नंबर किसकी मदद से ही आ पाया था बच्चों, तो आंसर है ब्राउनियन मोशन की मदद से ही आ पाया था। अब कैसे आया था अभी आप नहीं समझ सकते, और ऑब्वियसली बात है ये इस चैप्टर से बिलोंग भी नहीं करता, लेकिन नॉलेज दे रहा हूं कि ब्राउनियन मोशन के पहला फायदा तो ये है कि ये समझाता है हमें कि यार कोलॉइडल पार्टिकल नीचे क्यों नहीं बैठ रहे, क्योंकि वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं। ऑल्दो मन में सवाल है कि ब्राउनियन मोशन होता क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे, और इससे ही कोलॉइड की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। और सेकंड लिखा हुआ है कि ये हमारे को हेल्प करता है एवोगाड्रो नंबर निकालने में, जो कि इस चैप्टर से बिलोंग नहीं करता है। चलिए, लेकिन मन में एक सवाल रह जाता है कि ब्राउनियन मोशन हो क्यों रहा है। हम ये तो समझ गए कि अगर कोई कोलॉइड के पार्टिकल जिगजैग मोशन कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, तो वो नीचे नहीं बैठेंगे, वो बात नहीं। लेकिन वो ब्राउनियन मोशन कर क्यों रहे हैं, तो आंसर है इसका छुपा हुआ है, वो है अगली प्रॉपर्टी पे, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है एक तरीके से, कि हम ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों को बेटा एक बहुत ही खतरनाक बात पढ़नी है, और वह है चार्ज ऑन कोलॉइड्स। यानी कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि दुनिया के हर कोलॉइड पे चार्ज होता है, और वो भी सेम। मतलब अगर एक कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब यह है कि उस पूरे कोलॉइड के हर एक पार्टिकल पे, हर एक डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें अगर एक कोलॉइड है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है,
तो उसके जो हर एक कोलॉइड का पार्टिकल है, जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कैसे आया यार? देखो सवाल पे सवाल बन रहे हैं। रीजन बिहाइंड द चार्ज ऑन कोलॉइड, ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि चार्ज पे कोलॉइड क्यों आता है। लेकिन पहले ये तो हजम करो कि हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो क्या है, चार्ज ऑन कोलॉइड्स, यानी कि बच्चों कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज आए कहां से, कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज कैसे पैदा हो रहे हैं, कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज कैसे आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब आगे मिलेगा। लेकिन अगर कोलॉइड के ऊपर चार्ज आ गए, लेट्स से कोलॉइड के ऊपर चार्ज आ गए पॉजिटिव, कोलॉइड के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो अब होगा क्या सोचो। अब आप इमेजिन करो कि एक कमरे में बहुत सारे चार्ज हैं और सब पे चार्ज सेम है, यानी पॉजिटिव है, या मान लो नेगेटिव है। मान लो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, वो सारे चार्ज जिगजैग मोशन कर रहे थे। अब मान लो वो नीचे बैठना भी चाहेंगे तो भी नहीं बैठ पाएंगे। जैसे ही बैठेंगे फिर एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। फिर रिपेल करेंगे, फिर एक्साइट हो जाएंगे, फिर भागेंगे, फिर रिपेल करेंगे, फिर एक्साइट हो जाएंगे, फिर भागेंगे। और ऐसे करते 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 पॉजिटिव चार्ज कभी रुकेंगे ही नहीं। जब तक उनके ऊपर चार्ज रहेगा तब तक वो नीचे बैठ नहीं सकते। कैसे बैठेंगे, आप अकल लगाओ। आप सोचो, अगर किसी पे चार्ज पॉजिटिव है, या सोचो आप बहुत सारी बॉल्स हैं कमरे में और उन सारी बॉल्स पे चार्ज पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। आप सोचो कैसे इमेजिन हम कर सकते हैं कि वो सारी बॉल्स नीचे बैठ जाएंगी। इट इज नॉट पॉसिबल। वो बॉल्स नीचे बैठ ही नहीं सकती, वो बॉल्स नीचे बैठेंगी ही नहीं, क्योंकि सब पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। हाँ, अगर मैं वो पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दूं तो वो नीचे बैठ जाएंगी, बट वो बात की बात है। पॉजिटिव चार्ज जब तक है, या फिर लेट से किसी कोलॉइड पे नेगेटिव चार्ज जब तक है, एक कंटेनर है उसमें एक कोलॉइड है और उस पर चार्ज लेट से हर एक डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पे नेगेटिव है, तो जब तक ये चार्ज नेगेटिव रहेगा ये पार्टिकल नीचे बैठेंगे नहीं। कैसे बैठेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। मन में सवाल उठता है कि चार्ज क्यों आया, ये सवाल का जवाब मिलेगा भी, लेकिन भाई साहब चार्ज कोलॉइड पे होते हैं। तो लिखा भाई, कोलॉइडल पार्टिकल ऑलवेज हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज। The nature of this charge is the same on all the particles in a given colloidal solution and may be either positive or negative। अब कुछ यहाँ पे हमने एग्जांपल दे रखे हैं पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स के, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, किसके ऑक्साइड्स है, टाइटेनियम का है, हाइड्रेट्स हैं मेटल ऑक्साइड्स के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आयरन यानी रस्ट है, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड। कुछ डाइज हैं जैसे कि मिथाइलिन ब्लू के सोल्स हैं, मिथाइलिन ऑरेंज के सोल्स हैं, ये सब पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड होते हैं। आपको 2-4 एग्जांपल याद करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास आते हैं नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स, जैसे कि सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स हैं, जैसे कॉपर का सोल, गोल्ड का सोल, सिल्वर का सोल, या फिर मेटालिक सल्फाइड्स जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड या फिर कैडमियम सल्फाइड, या फिर स्टार्च हो गया, जिलेटिन अगर आपको याद हो ये आइसक्रीम्स में डलता है और ये एक प्रकार का लायोफिलिक सोल है, ये प्रोटेक्टिव सोल का काम करता है फॉर लायोफोबिक सोल, मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन चलो ठीक है, हम कुछ एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज के, कुछ एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज के नोट कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज आता क्यों है, कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज आया कहाँ से? तो आंसर है रीजन बिहाइंड द चार्ज ऑन कोलॉइड। चार्ज क्यों आता है कोलॉइड पे? तो आंसर है प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन इज द रीजन बिहाइंड, इज द रीजन, अबे क्या हो रहा है ये, इज द रीजन बिहाइंड द चार्ज ऑन कोलॉइड। अब ये क्या लिखा है मैंने भाई, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन इज द रीजन बिहाइंड द चार्ज ऑन कोलॉइड। कोलॉइड पे चार्ज होने का कारण है प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। अब ये प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन क्या होता है? देखो कोलॉइड बनते कैसे हैं। एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, एक प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करने वाले हैं अभी कोलॉइड में, क्योंकि ऐसे ही कोलॉइड फॉर्म होते हैं। तो हम कोलॉइड की फॉर्मेशन अगर पढ़ेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि कोलॉइड्स पे चार्ज कैसा है, क्योंकि वही कारण है कोलॉइड्स पे चार्ज आने का और वो फॉर्मेशन में छुपा हुआ है।
तो अगर मैं किसी भी प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करता हूं एक कोलॉइड के अंदर, तो वो पहली बात तो कन्वर्जन ऑफ एनी प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। आप चाहे कहीं पे लिख लेना, हम जब किसी भी प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं कोलॉइड में, दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। बट करते कैसे हैं? किसी भी प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो टू कन्वर्ट एनी प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द प्रेसिपिटेट। कह रहे हैं अगर मुझे किसी भी प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना है, पहली बात तो सस्पेंशन और प्रेसिपिटेट में फर्क होता है। प्रेसिपिटेट क्यों नीचे बैठा? क्योंकि रिएक्शन हुई, उसके पार्टिकल्स फॉर्म हुए जो एक दूसरे के साथ चिपक गए और नीचे बैठ गए। सस्पेंशन में तो क्या होता है, पार्टिकल में कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा था, जैसे मिट्टी को पानी में डाल दिया और वो पार्टिकल वजन यानी ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ गए। लेकिन अगर मैं किसी भी प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करता हूं किसी कोलॉइड में, उसके अंदर क्या डाल के, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ये कैसे होता है इसको बड़ा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बैठा हुआ था, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट है मान लो AgI का, यानी कि सिल्वर आयोडाइड का। दिस प्रेसिपिटेट इज ऑफ सिल्वर आयोडाइड। अब मैंने इस प्रेसिपिटेट के अंदर, यहाँ पे ये वाटर में प्रेसिपिटेट बना हुआ था, नीचे सिल्वर आयोडाइड बैठा हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, लेट से Ki। मैंने इसके अंदर Ki नाम का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड नाम का इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा बच्चों, तो क्या देखने को मिलेगा? यह देखने को मिलेगा कि भाई जैसे ही मैंने इसके अंदर Ki ऐड किया, तो यहाँ पे जो AgI का प्रेसिपिटेट था, इस कंटेनर में जब AgI का जो प्रेसिपिटेट था, ऐसा करते हैं पानी को हटा देते हैं तो, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको, आप समझ जाओ इसके अंदर क्या है। ये जो AgI का प्रेसिपिटेट था बच्चों इसके अंदर, उस AgI के प्रेसिपिटेट ने क्या किया, ये मैं आपको बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ। आप सबको पता है AgI के पार्टिकल्स एक आयनिक कंपाउंड है, बहुत छोटे होंगे, इतने छोटे होंगे कि अगर ये अकेले हो गए, ये एक दूसरे के साथ ना चिपकते, अकेले होते, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन में, पार्टिकल में और पानी में घूमते रहते। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा करके ही सही, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास AgI है ना। अब इस AgI के अंदर जैसे ही मैंने Ki डाला, तो क्या होता है, पानी में दो प्रकार के आयंस बैठे होंगे, एक होगा K+ और एक होगा I-। तो AgI अपने ऊपर K+ या I- में से किसी एक को एडजॉर्ब कर लेगा। अब याद करें बेटा वो दिन जब मैंने आपको कहा था कि भाई कोलॉइड्स को हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम कोलॉइड्स को क्यों पढ़ रहे हैं? तो आंसर है कि भाई यहाँ पे हम कोलॉइड्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, या ये पढ़ रहे हैं कि कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज क्यों आ रहा है। देखो यार, अल्टीमेटली जो चार्ज है वो ही असली कारण है कोलॉइड्स के स्टेबल होने का। अगर चार्ज नहीं होगा तो पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन नहीं कर पाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे, तो वो तो सस्पेंशन में या प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कोलॉइड क्यों है? कोलॉइड अपने आप में कोलॉइड इसलिए है क्योंकि वो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करता है, एड्सॉर्प्शन करके अपने ऊपर चार्ज लाता है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, और फिर स्टेबलाइज रहता है। यानी कोलॉइड्स के फॉर्म होने का कारण एक्चुअली में एडजॉर्प्शन है। अब AgI अपने ऊपर Ki में से किसी भी एक को, लेट्स से I- को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई I- को क्यों? तो आंसर है बेटा, आप दोबारा से इसकी हेडिंग पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल, यानी ये उसकी मर्जी है, ये उसकी प्रेफरेंस है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कारण है, साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है,
उनके पेयर की स्टेबिलिटी है और क्या वो बैठने के बाद कोलॉइडल रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। बट हाँ, AgI के ऊपर I- जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर दोनों में कोई कॉमन आयन है तो कॉमन आयन को वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेते हैं। जैसे AgI में और KI में I कॉमन है, तो AgI अपने ऊपर I- को क्या करा लेगा, एडजॉर्ब करा लेगा। और जो कि अकेला पार्टिकल सॉल्यूशन रेंज में था, वो तो चिपक के नीचे बैठा था ना, अकेला पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन रेंज में था, जब वो अपने ऊपर किसको बैठा लेगा, I- को, तो वो 1 से लेके 1000, एक प्रकार से मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड जैसा हो गया ना, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स बैठ गए, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएंगे। और हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमें नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चों हमें नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड मिल जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड फॉर्म हो जाएगा। यस और नो? तो इस प्रकार से बच्चों हमें बात करनी है कि कोलॉइड पे अब आप सोच रहे हो कि पॉजिटिव, तो ऐसे आप कोई पेयर इमेजिन करें जहाँ पे नीचे मान लो, जैसे कि हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स के यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड। जैसे इसी की बात कर ले, आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड के अंदर जब हम मान लो KI डालेंगे तो ये अपने ऊपर K पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे इसके ऊपर चार्ज क्या आया, नेगेटिव। तो कोलॉइड्स के पीछे का कारण क्या है, चार्ज के पीछे का कारण क्या है, आंसर है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। और प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन का मतलब है किसी भी एक चीज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेना, पहली बात। दूसरी बात, अब ये चार्ज सोचो, अब हर एक पार्टिकल पे सोचो ऐसे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हर एक पार्टिकल पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इसीलिए हमने ब्राउनियन मोशन में लिखा कि ये कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी है। बट ब्राउनियन मोशन के पीछे का कारण क्या है, वो हमने पढ़ा, वो है चार्ज। डन है, डन है। अब यहाँ पे बच्चों ये क्या हो गया, अच्छा 2 बार ये स्लाइड कॉपी हो गई है, कोई बात नहीं, आप समझ जाना, ये रिपीटेड है, ये स्लाइड रिपीटेड है, कोई बात नहीं। लेकिन या मैं जब इसको अपलोड करूंगा ना तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है जी। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक और चीज के बारे में, और वो है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड जेटा पोटेंशियल, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड जेटा पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड जेटा पोटेंशियल का क्या मतलब है, सुनो। ड्यूरिंग, या इसको अगर हम डायग्राम वाइज बात करें पहले, लेट अस सपोज बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैं वही वाला एग्जांपल लूंगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया, कि हमने यहाँ पे AgI का प्रेसिपिटेट ले रखा था, और इस AgI के प्रेसिपिटेट के अंदर आपने KI डाल दिया। अब क्या होता है कि भाई जैसे यहाँ पे AgI था और इसने अपने ऊपर क्या किया, I- को बैठा लिया, ये अभी हमने पढ़ा। इस I- को हमने बैठा लिया। अब अगर I- बैठाने के बाद भी ये AgI स्टेबलाइज नहीं होता है, तो याद करेंगे हमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था कि यहाँ पे मल्टी लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी। अब होगा क्या बच्चों, ये जो AgI के ऊपर I- बैठा है, इस I- के ऊपर, इस I- के ऊपर KI आके बैठ सकता है, K+ आके बैठ सकता है, K+ आके बैठ सकता है, K+ जो कि पॉजिटिव बचा है। ये कब होगा, जब या तो ये पार्टिकल स्टेबलाइज नहीं हुए हैं अभी भी, या फिर ये अभी भी कोलॉइडल रेंज में नहीं आए हैं, तो मल्टी लेयर ये फॉर्म कर लेंगे। पहली बात, दिस 2 लेयर्स आर बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स। अब किसी में पहले पॉजिटिव बन जाएगी दूसरी नेगेटिव, किसी में पहली नेगेटिव बन जाएगी दूसरी पॉजिटिव। अच्छा, सब में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नहीं बनती, क्या पता है यहीं पे स्टेबलाइज हो जाता, तो सब में डबल लेयर नहीं बनेगी, लेकिन जिसमें डबल लेयर बन जाएगी वहां पे हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हो गई। अच्छा, अब जो अंदर वाली लेयर है इसे कहा जाता है फिक्स्ड लेयर, क्योंकि अगर इसके ऊपर एक लेयर आके बन गई है तो ये लेयर इसके ऊपर आ चुकी है,
वैसे तो इसका नाम डिफ्यूज्ड लेयर है, आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि वो इसके ऊपर डिफ्यूज हुई, लेकिन फर्स्ट वाली लेयर को फिक्स्ड लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर सेकेंड लेयर बन चुकी है, तो अब फर्स्ट वाली तो कहीं नहीं जाने वाली है, विच इज़ वाई ए नोन एज अपना फिक्स्ड लेयर। लेकिन उसके ऊपर की जो लेयर आ गई है उसका नाम इन्होंने रख दिया डिफ्यूज लेयर। अब फिजिक्स ने हमें सिखाया है कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे आते हैं, जैसे आपको याद हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो, तो भैया हमारा जो रॉड होता है और हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसके बीच में एक पोटेंशियल बन जाता है, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो बीच वाली लेयर है और जो हमारे उसके बाहर वाली लेयर है, तो अंदर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जेटा पोटेंशियल। यानी जेटा पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड क्या बच्चों, डिफ्यूज्ड लेयर। यानी फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर के बीच में जो पोटेंशियल पैदा होता है इसे जेटा पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, जेटा पोटेंशियल का एक और नाम भी है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल। इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल कहते हैं। फिजिक्स में जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसको हमने क्या बोला था, मतलब टर्म 1 का मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती थी, लेकिन इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल क्यों, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, बीच वाली जो लेयर है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन उसके ऊपर वाली लेयर हिलती रहती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल कम ज़्यादा होता रहता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल। इसे क्या नाम दिया गया है बच्चों, इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल। ठीक है जी, इसके ऊपर एक आध नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। डन है। तो कोलॉइड्स को बनाने का पहला तरीका हमने पढ़ा है बच्चों इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, यानी कि आप कह सकते हो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, कि प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है। एक और तरीका कोलॉइड्स फॉर्म करने, जिसको हमने पेप्टाइजेशन के फॉर्म में पढ़ा। कोलॉइड्स को बनाने का एक और तरीका होता है जिसको ब्रिडिक आर्क मेथड कहते हैं। उसमें क्या छोटा सा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि उसमें हम मेटल्स की रॉड्स लेते हैं, हाई वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं, उनको बहुत ठंडे पानी में अंदर टच कर देते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पैदा होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होती है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है। हीटिंग इफेक्ट की वजह से मेटल जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो वेपराइज हो जाते हैं। वेपराइज होने के पास आसपास बहुत ठंडा पानी होता है, वो कंडेंस भी हो जाते हैं, और अगर वो कोलॉइडल रेंज में आके कंडेंस होते हैं, जो कोलॉइडल रेंज से बड़े होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो कोलॉइडल रेंज से छोटे होते हैं वो तो ट्रू सॉल्यूशन बना के बैठ गए, लेकिन जो कोलॉइडल रेंज में आके ठंडे होते हैं, कंडेंस होते हैं, फिर वो मेटल का सोल बना देते हैं। तो इसको ब्रिटिक आर्क मेथड कहते हैं। फिर एनसीईआरटी में 2-3 तरीके हैं केमिकल बनाने के, उसमें आके कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसमें क्या है, रिएक्शन से आपको याद करना है कि कैसे दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करके हम सोल को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बात आई इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और जेटा पोटेंशियल की। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है और वो आ रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, देखो फोरेसिस का मतलब बेसिकली मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता है बिजली है। देखो हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि भैया कोलॉइड्स पे चार्ज आते हैं, अब वो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, अब वो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो, लेकिन कोलॉइड्स पे चार्ज तो आते हैं। अब होता क्या है कि लेट अस सपोज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, तो होता क्या है बच्चों कि अगर मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक कोलॉइड सॉल्यूशन लेता हूं और कोलॉइडल सॉल्यूशन में बिजली पास करा देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा देता हूं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, जैसे कि पता नहीं आपको डायग्राम विजिबल है कि नहीं, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। ये एक यूट्यूब है और यूट्यूब में कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, जैसे, और यहाँ पे हमने अगर आपको दिख रहा हो एनोड लगा रखा है यानी कि नेगेटिव, और कैथोड लगा रखा है यानी कि पॉजिटिव, और हमने सर्किट को ऑन कर दिया। जैसे सर्किट को ऑन किया और कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव था, तो ये सारे नेगेटिव वाले मूव करके पॉजिटिव की तरफ जाने लग गए और उस पर इकट्ठा होने लग गए। तो दिस मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा कोलॉइड पे चार्ज है
और उसी चार्ज की वजह से जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कोलॉइड के पार्टिकल्स मूव करेंगे टूवर्ड्स द ऑपोजिट टर्मिनल। अगर उस पर चार्ज होगा नेगेटिव तो वो मूव कर जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और उस पर चार्ज वैसे यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ डायग्राम में, एनोड पे तो पॉजिटिव होता है जब हम बिजली पास कराते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव होता है। तो ये मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। चलिए, लेकिन जो भी है मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो वो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव। यानी क्योंकि आपको ये बताया जा चुका है कि कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज है, अब अगर कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज है और उनमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो फिर क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं चार्ज के वो ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। डन है बच्चों। तो यहाँ पे ये कहानी लिखी हुई है, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेगेटिव वाले पार्टिकल मूव कर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे, कैथोड। मुझे यहाँ पे भी उल्टा ही लिखा है वैसे तो, क्योंकि इन्होंने ये मान लिया है कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल, बट यहाँ तो हम बिजली पास करा रहे हैं तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होगा, इलेक्ट्रोलिटिक होगा। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल मूव टूवर्ड्स क्या बच्चों, एनोड, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स विल मूव टूवर्ड्स कैथोड। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चों। डन है। चलिए, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है अगर मेरे पास एक कोलॉइड है और मैं उसमें बिजली पास करा देता हूँ तो बिजली पास कराने पे जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। डन है। चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आप कह सकते हैं इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक भी है। उसके बाद तो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक बचेगा जिसे कहा जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, जिसे कहते हैं कोगुलेशन। बेसिकली कोगुलेशन का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेट को हमने कोलॉइड में कन्वर्ट किया था, जिसको हमने कहा था पेप्टाइजेशन, है ना। अब हम इसका उल्टा करने वाले हैं, एक कोलॉइड को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, प्रेसिपिटेट में, ताकि वो नीचे बैठ जाए। चलो, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी इसी वक्त कि अगर मेरे पास एक कोलॉइड है और उस कोलॉइड पे चार्ज नेगेटिव है, अगर मैं उसके नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दूं किसी भी तरीके से, उस देखो कोलॉइड की स्टेबिलिटी का कारण क्या है, चार्ज। जब तक कोलॉइड पे चार्ज है तब तक वो स्टेबल है, क्योंकि वो रिपेल करते रहेंगे, पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही कोलॉइड का चार्ज मैं खत्म कर दूं, अगर मैं कोलॉइड के चार्ज को हटा दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं किसी भी तरीके से, वो हम देख लेंगे, तो चार्ज खत्म होते ही पार्टिकल नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, और उसी को कोगुलेशन कहते हैं बच्चा। यानी कि अगर मैं किसी भी कोलॉइड को कन्वर्ट कर रहा हूं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड। लेकिन ये किया कैसे जाता है, मैं यहाँ पे एक लाइन हिंदी में लिखना चाहूंगा, जो कि आपको ये याद रखनी है पूरे कोगुलेशन के टॉपिक पे। मैं अपने ऑफलाइन में ये लाइन हमेशा से बोलता आया हूं, और वो लाइन ये है बच्चों कि चार्ज खत्म तो कोलॉइड खत्म। ये लाइन मैं हमेशा से बच्चों को बोलता आया हूं, बच्चों को ये याद करवा दी जाती है समझा के। ऑब्वियस बात है कि बच्चों अगर एक कोलॉइड पे चार्ज है और अगर मैं उस चार्ज को खत्म कर दूंगा तो कोलॉइड खत्म हो जाएगा, और कोलॉइड से खत्म होने का मतलब है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रेसिपिटेट में। क्योंकि कोलॉइड के स्टेबिलिटी का कारण क्या था, चार्ज। अगर आपने वही खत्म कर दिया तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, है ना भाई। तो कोगुलेशन ऑफ सोल्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। लेकिन सवाल उठता है कि कोगुलेशन किया कैसे जाए, उस कोलॉइड के ऊपर का जो चार्ज है उसको हटाया कैसे जाए, कोलॉइड के पार्टिकल को कैसे हटाएं। तो आंसर है, पहला तरीका तो आप समझ ही गए, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हमने यहाँ पे अभी यूट्यूब में पार्टिकल्स को डाला और फिर जब उसमें से बिजली पास कराई तो क्या हुआ, तो आंसर है जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करने लग गए। अब जैसे वो टर्मिनल पर जाएंगे, चिपकेंगे, वो मान लो एनोड पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज गए, तो वो एनोड वो नेगेटिव चार्ज को आपको पता न्यूट्रलाइज कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव से जैसे कनेक्ट होंगे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होना शुरू हो जाएंगे।
तो क्योंकि आप यहाँ पे चार्ज खत्म कर दिया, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीका है कोलॉइड्स को कोगुलेट करने का, क्योंकि अगर हम उसको बिजली पास करा देंगे वो ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ जाएंगे, चार्ज खत्म हो जाएगा, कोलॉइड भी खत्म हो जाएगा। सेकेंड तरीका है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइड्स। बहुत सिंपल है, मेरे पास एक कोलॉइड है जिसपे चार्ज क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे एक कोलॉइड है उस पे चार्ज क्या है बच्चों, पॉजिटिव। अब एक कोलॉइड पे चार्ज है नेगेटिव, एक कोलॉइड पे चार्ज है पॉजिटिव, क्या होगा, एक कोलॉइड पे चार्ज है नेगेटिव, एक कोलॉइड पे चार्ज है पॉजिटिव, तो क्या होगा पता, दोनों को मिक्स कर दो। तो पॉजिटिव वाला कोलॉइड नेगेटिव वाले कोलॉइड को न्यूट्रलाइज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देगा, चार्ज खत्म हो जाएगा तो कोलॉइड खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यस और नो, यस, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है, क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है आपके पास दो कोलॉइड हो। पहली बात तो वैसे इससे एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, आपके पास दो कोलॉइड है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को मिक्स किया खत्म। लेकिन एक तीर से दो शिकार हमेशा करना पॉसिबल नहीं है। अब मान लो मेरे को नेगेटिव चार्ज को कोगुलेट करना, लेकिन मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है ही नहीं, तो फिर मैं ये तरीका कैसे अपनाऊंगा, तो इसलिए बेस्ट तरीका है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से कैसे, मतलब आप याद करो पेप्टाइजेशन में आपने क्या किया, सस्पेंशन जो पहले से बना हुआ है उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसने प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन किया और कोलॉइड बना दिया। अब आप सोचो इसका उल्टा, कि आपके पास पहले से ही एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है और आप उसके अंदर KI डाल दो, और तो अब पहले से ही वो स्टेबल कोलॉइड बन चुका है, वो और एड्सॉर्प्शन नहीं करा सकता। तो KI जैसे पानी में जाएगा आपको K प्लस मिलेगा और I माइनस। तो ये जो K प्लस है जो पानी में आएंगे, ये माइनस वाले चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे, इनके चार्ज पार्टिकल को खत्म करना शुरू कर देंगे, एंड एज अ रिजल्ट ये कोलॉइड का चार्ज जैसे खत्म होगा, लाइन याद करेंगे, चार्ज जैसे खत्म होगा कोलॉइड खत्म और नीचे बैठ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो आयंस उसके साथ ऑपोजिट वाले इंटरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन को जब हम पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड में डालेंगे, वो उसका चार्ज खत्म कर देंगे, चार्ज खत्म हो जाएगा तो कोलॉइड खत्म हो जाएगा और वो कोगुलेट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। और इसी प्रिंसिपल पे, यानी यहाँ पे मुझे एक कोलॉइड का दूसरा कोलॉइड नहीं डालना है, एक कोलॉइड के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डालना है, और वो इलेक्ट्रोलाइट इसमें जाके, अब मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड होता तो फिर I माइनस इसको न्यूट्रलाइज करता, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो K प्लस कर रहा है। समझ गए बच्चों। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कोगुलेशन जो है उसको हमने बताया कि करने के पहला तरीका आया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइड, और तीसरा है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हमने समराइज कर दिया बेसिकली, कि यानी अगर मुझे कोगुलेशन करना है, कोगुलेशन का मतलब मैंने बताया आपको, चार्ज खत्म तो कोलॉइड खत्म, ये करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। पहला तरीका है इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जो कि मैंने आपको बताया बेस्ट है, दूसरा है दो ऑपोजिट को मिक्स कराओ, तीसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो पहला वाला तरीका है यानी बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, उसके ऊपर एक रूल आ रहा है, इसको बोल रहे हैं हार्डी-स्कूल्स रूल। अब हार्डी-स्कूल जी ने एक बात कही जो हम जानते हैं, पहली बात उन्होंने कही कि अगर मैं किसी कोलॉइड को कोगुलेट करना चाहता हूं इलेक्ट्रोलाइट डाल के, तो जो मैं इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा, इलेक्ट्रोलाइट पे एक क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रोलाइट पे एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही यही है जो पानी में जाने के बाद कैटायन और एनायन देते। तो हार्डी-स्कूल्स रूल जी का पहला पार्ट कहता है कि अगर मुझे किसी भी कोलॉइड को कोगुलेट कर रहा हूं और उसमें अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट पे जो ऑपोजिट चार्ज है वही कोगुलेट करेगा कोलॉइड को। मतलब अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है और आप उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो जिसमें प्लस और माइनस है, तो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को ये प्लस वाला कोगुलेट करेगा, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को ये प्लस वाला कोगुलेट करेगा। और ऐसे अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता तो इस नेगेटिव चार्ज वाले को प्लस वाला कोगुलेट करता। जैसे इस पे अभी फिलहाल क्या चार्ज था, पॉजिटिव, अच्छा इस पे हमने नेगेटिव लिया था तो इस पॉजिटिव वाले ने से कोगुलेट किया। लेकिन अगर इस पे पहले से क्या होता पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट में से इसको नेगेटिव वाला क्या करता, कोगुलेट। ऑब्वियस बात है ना यार, कोगुलेशन का मतलब क्या है, आपको चार्ज खत्म करना है, चार्ज खत्म करोगे तो कोलॉइड खत्म हो जाएगा। तो चार्ज खत्म करेगा कौन,
ऑपोजिट चार्ज वाला ना, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज तो मेरे कॉलम तो नेगेटिव करेगा ना, तो कॉमन सेंस की बात है। तो पहला पॉइंट कुछ नया नहीं था, लिखा हुआ था कि ऑपोजिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल रिजल्ट इन द कोगुलेशन। लेकिन दूसरा पॉइंट बड़ा अच्छा था और इसी के ऊपर सवाल ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, और वो ये था द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग, फ्लॉक्यूलेटिंग मतलब कोगुलेशन ही होता है, चाहे आप अंडरलाइन करके लिख लो, फ्लॉक्यूलेटिंग का मतलब कोगुलेटिंग ही होता है। कह रहे हैं अब जो कोगुलेटिंग आयन है, जैसे नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड में कोगुलेशन कौन करेगा, पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड में कोगुलेशन कौन करेगा, नेगेटिव आयन। तो कह रहे हैं जो भी हमारा कोगुलेटिंग आयन है उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा कोगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, विच मीन्स कि अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है और आप उससे कोगुलेट कर रहे हो, तो Al+3 के आयन सबसे ज्यादा कोगुलेशन करेंगे क्योंकि Al पे चार्ज +3 होता है, बेरियम उसके बाद क्योंकि उस पर चार्ज +2 है, और सोडियम सबसे कम करेगा क्योंकि उस पर चार्ज सिर्फ +1 है। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो पहली बात तो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को कोगुलेट करेगा कौन, पॉजिटिव चार्ज, है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, अब मैंने मान लो एक बार उसके अंदर डाला Al2SO4 थ्राइस, फिर मैंने डाला BaCl2 और फिर मैंने डाला NaCl, तो इनमें पहली बात तो इसे कोगुलेट करेगा कौन, यहाँ पे पॉजिटिव वाला है एल्यूमिनियम, यहाँ पे बेरियम है और यहाँ पे सोडियम है। अब इनका सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जितना ज्यादा आपके ऊपर चार्ज होगा उतनी कोगुलेशन पावर होगी, जो कि कॉमन सेंस भी है। एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है तो वो 3 नेगेटिव को कोगुलेट कर सकता है ना, ऐसे ही एक सोडियम पर सिर्फ एक ही चार्ज है +1 का, तो वो एक ही को कोगुलेट कर सकता है ना, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी कोगुलेशन वैल्यू। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी कोगुलेशन पावर ज्यादा हो जाएगी, जैसे इसके ऊपर चार्ज -4 है, इसके -3 है, इसके -2 है, इसके ऊपर -1 है, समझ गए। तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट जिस पे चार्ज ऑपोजिट होगा वो कोगुलेशन करेगा, और दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, जितना चार्ज ज्यादा कोगुलेशन पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी। डन है, ओके। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ कोगुलेशन, कि हम कोगुलेशन कर क्यों रहे हैं, कोगुलेशन का क्या फायदा है, हम किसी कोलॉइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करके क्या फायदा उठा लेंगे। तो आंसर बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है आर्टिफिशियल रेन। इस चैप्टर के शुरुआत में आपको बताया गया था कि बादल कोलॉइड होते हैं, अब हमने आज पढ़ लिया कि कोलॉइड्स पे चार्ज होता है। अब अगर मुझे बारिश आर्टिफिशियल तरीके से करानी है, आपको पता होगा इलेक्ट्रीफाइड सैंड यानी ऐसी मिट्टी लेके जाते हैं ऊपर हवाई जहाज से जिसपे चार्ज होता है। अब बादल पे चार्ज हम पता कर लेंगे, बादल पे चार्ज पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी नेगेटिव भी हो जाता है। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हायर क्लाउड्स होते हैं अक्सर उन पे पॉजिटिव होता है और जो लोअर क्लाउड्स होते हैं उन पे नेगेटिव होता है। लेकिन बादल पे जो भी चार्ज है हम वो पता लगा लेंगे मशीन से, इलेक्ट्रोस्कोप से। और मान लो बादल पे चार्ज है आपके पॉजिटिव, मान लो आपके बादल जो कि एक कोलॉइड है उस पे चार्ज है पॉजिटिव। अब अगर मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाली सैंड छिड़क दूं, है ना, तो क्या होगा। आंसर है, अब आपको बादल तो बहुत बड़ा, इतनी मिट्टी कैसे छिड़केंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक शुरुआत करानी होती है बादल के केस में, फिर चेन रिएक्शन हो जाती है, डोमिनोज इफेक्ट। तो आपने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाली मिट्टी फेंक दी, तो नेगेटिव चार्ज वाली मिट्टी क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगी, कोगुलेट कर देगी, चार्ज खत्म हो जाएगा, कोलॉइड खत्म हो जाएगा और कोलॉइड कन्वर्ट हो जाएगा सस्पेंशन में, और बच्चों यहाँ पे बारिश हो जाएगी। चलिए, तो आर्टिफिशियल रेन ऐसे कराते हैं। इसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ लेदर। फॉर्मेशन ऑफ लेदर, अब आप सब शायद जानते हो कि लेदर जो बनता है वो एनिमल स्किन से बनता है। अब अच्छी बात है बुरी बात है यार, ये तो आप ही जज कर लो, लेकिन लेदर बनने का प्रोसेस क्या है, जानवरों की चमड़ी ली जाती है जो कि एक कोलॉइड है, उनके ऊपर चार्ज देखते हैं कौन सा है, फिर उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज डालते हैं जिसको टैनिन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लेदर, इस प्रोसेस को टैनिंग कहते हैं बच्चों, प्रोसेस को टैनिंग कहते हैं, और जो सब्सटेंस हम उसके अंदर ऐड करते हैं उसको टैनिन कहते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग जी। और जो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट हम स्किन में, ह्यूमन स्किन में, ह्यूमन से भी तो लेदर बना सकते हैं, वैसे बनाते नहीं है, जानवरों की स्किन से,
कैमल, जैसे राजस्थान में बहुत सारा लेदर कैमल के स्किन से बनता है, तो कैमल के स्किन या किसी भी जानवर के स्किन जो है वो एक कोलॉइड है, उस पर चार्ज है। अब अगर मैं उस पर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा तो क्या होगा, वो चार्ज खत्म हो जाएगा, कोलॉइड खत्म हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सस्पेंशन में। और एज अ रिजल्ट वो धीरे धीरे जमता रहेगा, नीचे हार्ड हो जाएगा और लेदर फॉर्म कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग, और जो सब्सटेंस डाला जाता है उसको टैनिंग बोलते हैं, टैनिन। प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग जी, और जो केमिकल डाल रहे हैं दिस इज नोन एज टैनिन, जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। अब कई बच्चों को लगता है धूप में काला हो जाना भी टैनिंग का प्रोसेस है, वो अलग टैनिंग है, यहाँ पे अलग है। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब जब हमारे पास चोट लगती है बच्चों, तो चोट लगते हुए हमारी बॉडी से खून निकलता है। आपको सबको बायोलॉजिकली पता है कि हमारे प्लेटलेट्स फिर वहां पे आते हैं और ब्लड को कोआगुलेट कर देते हैं। बट कैसे करते हैं, हमारे ब्लड पे हमने पढ़ा है अभी नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है वो हीमोग्लोबिन। अब जैसे हमारा ब्लड वहां से निकलता है, हमारी बॉडी जो कि बायोलॉजिकली बड़ी होशियार है, वो वहां पे प्लेटलेट्स रिलीज करती है। फिर प्लेटलेट्स जो है वो वहां पे जाते हैं, और प्लेटलेट्स जो कि हमारे ब्लड के ऑपोजिट चार्ज को वहां लेके जाते हैं, वो वहां पे मिक्स होकर ब्लड में कोआगुलेशन करते हैं। चार्ज खत्म, कोलॉइड खत्म, ब्लड जो कि हमारा कोलॉइड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रेसिपिटेट में, वहां जाता है, जम जाता है, फर्दर खून निकलना बंद हो जाता है। ऐसी बहुत सारी और एप्लीकेशन, जैसे कि एयर फिल्ट्रेशन। अब एयर फिल्ट्रेशन में भी क्या है, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मशीन है और मैं इसमें से स्मोक पास कराता हूँ जिसमें गंदगी है। अब ये आपको पढ़ाया जा चुका है कि स्मोक भी एक कोलॉइड है, तो इस पर चार्ज होगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से पास कराने के बाद यहाँ पे एनोड लगा दूं, यहाँ बहुत रफ में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कैथोड लगा दूं और सर्किट ऑन कर दूं, तो जब ये धुआं यहाँ से होता हुआ जाएगा, अब मान लो इस धुएं पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे पार्टिकल इस पे चिपक जाएंगे और यहाँ पे जमेंगे, चार्ज खत्म, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया एक प्रकार से, चार्ज खत्म, कोलॉइड खत्म, हवा साफ होकर यहाँ से बाहर निकलेगी, सारी गंदगी यहाँ इकट्ठी होती रहेगी, टाइम टू टाइम इसको साफ कर देंगे, वो तो अलग बात है। तो बहुत सारे और फायदे हैं कोआगुलेशन के, लेकिन सब में एक ही कॉमन साइंस लागू हो रही है कि हम चार्ज को खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोलॉइड खत्म हो रहा है। सिंपल है, ठीक है जी। इसके बाद जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आता है वो आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को साफ कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ज्यादातर चीजें कोलॉइड्स हैं, तो उनको साफ करना ये बच्चों बहुत जरूरी है। तो कोलॉइड्स को साफ कैसे करते हैं, कोलॉइड्स को साफ करने के 3 तरीके हैं। पहला है डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये 3 तरीके हैं कोलॉइड को साफ करने के। पहला बहुत बेसिक है डायलिसिस, जिसको आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन यानी कि छानना भी बोल सकते हो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड बाय डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। अब ये कंटेनर है, इस कंटेनर के आसपास ये जो कंटेनर की दीवार है ये हमने मेम्ब्रेन की बना रखी है। लेट्स से ब्लैक कलर यहाँ ले लें। ये जो कंटेनर है इसमें कोलॉइड बैठा हुआ है और इसकी जो दीवारें हैं वो हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन से बनाई हुई है। अब यहाँ पे पानी आ रहा है और ये इसमें गंदगियां बैठी हुई है, यहाँ पे ये हमारे पास गंदगियां बैठी हुई हैं जिनका साइज काफी ज्यादा छोटा है, और जो हमारा मेन पार्टिकल है जो हमें चाहिए उसका साइज काफी बड़ा है। गंदगियों को हम लोग क्रिस्टलॉइड्स यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ से पानी आ रहा है, तेजी से बहता हुआ यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये मेम्ब्रेन है, गंदगियां बाहर आ जाएंगी क्योंकि इनका साइज छोटा है, ये पानी बहा के उन्हें ले जाएगा, कोलॉइड साफ हो जाएगा। सिंपल सा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो गया। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है। क्यों स्लो है, पार्टिकल्स अपने आप बाहर आएंगे, बहता हुआ पानी आएगा, इन्हें ले जाएगा, तो प्रोसेस इज क्वाइट स्लो। तो इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए अगर हम इसी के आसपास बच्चों बिजली लगा दें, या पॉजिटिव लगा दें या नेगेटिव लगा दें, तो क्रिस्टलॉइड्स पे, कोलॉइड्स पे, इन पे चार्ज होते हैं, है ना। तो एज अ रिजल्ट अगर इन पे चार्ज होगा, क्रिस्टलॉइड पे, कोलॉइड पे, आपको मैं समझा रहा हूँ, देखो अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओ तो क्या हो रहा है, जब हमने यहाँ पे AgI के अंदर Ki डाला था तो I माइनस तो उसके ऊपर बैठ गया था, लेकिन K प्लस तो पानी में घूम रहा है ना, तो उसको हम क्रिस्टलॉइड कह रहे हैं। अब हमें उस K प्लस को यहाँ से निकालना है, तो वो कैसे निकालें, तो आंसर है हमारे पास जो कोलॉइड है उस पे तो चार्ज है और हमारी गंदगी पे भी चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पे देखो एनोड लगा दें या फिर क्या लगा दें, कैथोड, मतलब प्रोसेस डायलिसिस जैसा ही है, बस फर्क क्या आ गया कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, एनोड, यहाँ पे क्या लगा दिया है, कैथोड। अब जो प्रोसेस है वो पहला ही जैसा सेम प्रोसेस है, पानी आ रहा जा रहा है, बस फर्क ये है कि थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि डायलिसिस इज अ स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। इसको फास्ट करने के लिए आसपास इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं जो इंप्योरिटी को जल्दी खींचता है और प्रोसेस फास्ट हो जाता है, और कुछ नहीं।
लेकिन इसके बाद आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है यार, देखो अगर गंदगी और कोलॉइडल पार्टिकल का साइज बहुत करीब है तो नॉर्मल फिल्टर पेपर जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल मेम्ब्रेन जो अभी तक हम यूज कर रहे थे वो काम नहीं कर पाती हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, हम नॉर्मल फिल्टर पेपर्स को एल्डिहाइड्स या कीटोन या नाइट्रोसेलुलोज में डुबा देते हैं। ये सब यहाँ लिखा हुआ है। अगर मेरे पास एक नॉर्मल फिल्टर पेपर है जिसका साइज बहुत बड़ा है तो वो कोलॉइड और गंदगी अगर बहुत करीब करीब है तो उन्हें वो ढंग से छान नहीं पा रहा, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर को कुछ सॉल्यूशंस में डुबा देते हैं, जैसे कोलॉइडॉन सॉल्यूशन, एल्डिहाइड सॉल्यूशंस, कीटोन के सॉल्यूशन, जिससे क्या होता है डुबाने पे और निकालने पे ऑब्वियस सी बात है प्रोसेस के साथ वो छेद छोटे हो जाता है, क्योंकि उनमें एल्डिहाइड या उनमें कीटोन्स या उनमें नाइट्रोसेलुलोज घुस जाता है और वो पोर के साइज को हमारे अनुसार हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर का साइज था 400 नैनोमीटर, उसको एल्डिहाइड वगैरह में डुबा के मैनिपुलेट करके 350 200 नैनोमीटर तक किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड। और अब वो फिल्टर पेपर जो है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं रहा, वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो गया, स्पेशल फिल्टर पेपर हो गया, और उससे सेम प्रोसेस अगर हम कराएंगे अब तो वो कहलाया जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। प्रोसेस तो तीनों में ही सेम है, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन। डायलिसिस में नॉर्मल पेपर ले रहे हैं, इलेक्ट्रो में भी नॉर्मल पेपर ले रहे हैं, बस बिजली लगा रहे ताकि फास्ट हो जाए। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अगर गंदगी और कोलॉइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो इन दैट केस हम लोग बच्चों क्या करते हैं, वहाँ पे फिर हम अपने स्पेशल फिल्टर पेपर बनाते हैं जिसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्योंकि उनके साइज काफ़ी बड़े होते हैं तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाए जाते हैं, उनको हार्ड कर दिया जाता है, उनके छेद को छोटा कर दिया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह डाल के, जिससे कि कोलॉइड बन जाए। तो बच्चों इसी के साथ मुबारक हो, हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बहुत जल्द हम लोग PYQs लाएंगे, पर पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हम सिलेबस बढ़ाएं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन बता दें कि पहले हम इसके PYQ ले आएँ ताकि एक आध दो चैप्टर तो हम एटलीस्ट पूरे कर लेना, है ना, क्योंकि ये ना हो कि हम सिलेबस तो कर लें और आप शायद अब तक तो कर ही चुके होंगे अपने आप से या कहीं ना कहीं से, तो क्यों ना इसके PYQ पे काम किया जाए। तो देखते हैं कैसे, लेकिन कमेंट सेक्शन पे आप लोग बता देना क्या होगा। बाकी मैंने कमेंट्री पोस्ट किया था कि कमिंग सैटरडे 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही धमाकेदार खजाना लेके आ रहे हैं हम लोग, तो जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।